हाँ सोनू कुमार सर, हैंड रेस कर दीजिए एक बार। जी सर। बच्चों से बात करा दीजिए जरा। जी सर, बात कर लीजिए, सामने है सर। जी। हाँ बेटा। हेलो। हाँ कैसे हो? कैसे हो बेटा? ठीक है। अच्छा, नाइन्थ क्लास के एग्जाम हो गए? अच्छा, कैसे रहे पेपर? बहुत अच्छे रहे। चलिए, बहुत आवाज आ रही है। कितने बच्चे बैठे हैं? लगभग सर है सर, लगभग अभी 7 बच्चे हैं सर, अभी और कुछ बच्चे हैं तो अभी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है। अपन क्या है सोनू सर, अपन क्या कर रहे हैं कि मंडे एक मीटिंग कर लेते हैं और टाइम टेबल पर डिस्कशन कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से अब क्लासेस रेगुलर चालू करते हैं अब, है ना? जी सर जी। सर हेलो। क्लासेस चालू करते हैं और क्लासेस चालू करने के साथ ही साथ में हम एक प्लान करेंगे कि जब बच्चों के स्कूल ओपन होने का टाइम रहता है तब तक जी ये सर। बच्चों का पूरा सिलेबस अपने को कंप्लीट कराना है। यस सर, सही बोल रहे हैं। ठीक है ना? जी सर मतलब जी। बच्चा बच्चा जैसे अपने डिजिटल कोचिंग सेंटर का बच्चा जब मार्केट में जाएगा अपने दोस्तों को बताएगा कि बच्चा बोलेगा कि अब स्कूल खुल गया है। जी और सर। जब पहला दिन रहेगा इनका स्कूल का तब ये अपने कोचिंग के बच्चे ये बोलेंगे कि हमारा तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हमसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। यस सर, तो यही होना चाहिए सर, क्योंकि बच्चे ऐसे खुश रहेंगे बहुत ज्यादा सर। बच्चा बच्चा ये बोलने के लिए तत्पर रहे कि हमारे तो सारे चैप्टर हो चुके हैं और हमें हमसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। जब स्कूल ओपन हो गए उस समय में ओपन होने के बाद जी सर जी। हम करेंगे एडवांस। एडवांस एडवांस का मतलब ये है कि बच्चे को टेंथ क्लास जो है, टेंथ क्लास में मान लिया जाए कि एक तो आर डी शर्मा हो गया, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, ठीक है, और जी। गोकुल चंद्र शर्मा। भारती भवन होता है सर, एक भारती क्या? भवन है सर। एक यहाँ पे बिहार में हम लोग का चलता है सर, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं भारती भवन सर। भारती भवन ना? यस सर। तो भारती भवन में आर एस अग्रवाल होगे ना? भारती भवन में हाँ यस सर, यस सर, आर एस का आर क्वेश्चन एस मैच अग्रवाल करता होंगे ना? भारती भवन में है। आर एस अग्रवाल यस सर, सही बोल रहे है ना? तो हैं। यस। ये सारा देखिए क्या होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए ना, अभी तो अपन क्या है कि एक सारे चैप्टर अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी कवर करेंगे मतलब सारी बुक का 50% पोर्शन खत्म हो जाता है। जी सर। हमारे बच्चों के दिमाग में एक लेवल मिल जाएगा। देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से हम बोल सकते हैं कि 99 से लेके 95 से लेके 100% तक का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। यस सर। थोड़ा बहुत अगर भाई अगर कई क्वेश्चन क्या है, हम ये बोलते कि अरे ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था ही नहीं। हाँ वेदानंद सर हेलो। बोलिए। हाँ। मेरी एक बहन है, वो भी पढ़ेगी सर अभी। क्या? क्या? मेरी एक सिस्टर है, वो पढ़ेगी अभी सर। हाँ हाँ ठीक है ना? ठीक है ये सर, दे देते हैं या फोन दे हाँ हाँ देते हैं। ठीक 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 दे दीजिए। तो एनसीईआरटी से ही ये बनता है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जैसे भारती भवन की बुक हो गई, केसी सिन्हा की बुक हो गई, इसमें क्या है कहीं ना कहीं एडवांस दिया हुआ है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि जो प्योर प्योर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में सॉल्व नहीं हो गए वो क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ नए नए फार्मूले, नई नई कुछ टेक्निक और कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पर गया है। लेकिन ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से ज्यादा एडवांस नहीं है। आर डी शर्मा जितनी भी मैंने अभी बुक लिखी थी ना, सबसे ज्यादा एडवांस आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से एडवांस कोई बुक नहीं है अभी जितनी भी मैंने यहाँ लिस्ट बनाई थी। तो जो सेकंड फेज आएगा अपना, तो सेकंड फेज में हम एडवांस लेवल की क्वेश्चन करेंगे। जब बच्चा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, आधे सेशन तक वो एडवांस लेवल अपना खत्म हो जाएगा। आधे सेशन में हम करेंगे पूरी प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस। जब बच्चा पेपर अटेम्प्ट करेगा उस समय में वो देखेगा कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको तो मैंने यार 10 बार, 5 बार, 4 बार, कई बार क्वेश्चन कर चुका हूं, कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं मैं। इस मॉड में अपन बच्चे को खड़ा करना चाह रहा है कि बच्चा ये बोले कि अरे ये तो क्वेश्चन तो यार मैंने कितने बार तो लगा दिए। वो फिर जो कॉन्फिडेंस से पेपर को सॉल्व करेगा ना, वो कॉन्फिडेंस अलग रहेगा और उसका बेनिफिट भी अलग मिलेगा बच्चे को, है ना? और जिस समय में हमारा एडवांस लेवल हो चुका होगा उस समय में अगर एनटीएससी की अगर बात करेंगे, एनटीएससी
नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल जैसे 10th क्लास का अगर बच्चा एनटीएससी देता है तो वहां पर लेवल तो 10th क्लास का ही होता है एनटीएससी में पेपर का। जब बच्चा देखेगा तो 10th क्लास में उसके एनटीएससी केवल एनसीईआरटी सॉल्व करने से उसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता बच्चा। लेकिन जब हमने यहाँ पर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की जब बात की तो एनटीएससी के गणित से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसके एनटीएससी में सॉल्व हो जाना चाहिए। साइंस के सारे क्वेश्चन उसके एनटीएससी में सॉल्व हो जाना चाहिए। इस लेवल पर अपने को उसको लेके जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक्चुअल क्या है, अभी कुछ क्लासेस पहले भी लगी थी और उसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और फिर से हम स्टार्ट करते, फिर से हम डिस्कशन करते इस बात पर। एक्चुअल थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया जाए कि 9th क्लास और 10th क्लास में क्या अंतर है, 9th क्लास में और 10th क्लास में क्या अंतर है पढ़ने में, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 9th क्लास के जितने भी चैप्टर है मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर यहां पर 10th क्लास में भी पढ़ना है हमें। लगभग सारे चैप्टर अभी हम डिस्कशन करेंगे इस पर। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं हम कि 9th क्लास ज्यादा टफ है किसकी अपेक्षा, 10th क्लास की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज। अच्छा, दूसरी बात क्या है, 9th क्लास में ज्योमेट्रिकल पोर्शन ज्यादा था। ज्योमेट्रिकल पोर्शन ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल पोर्शन में बच्चों को दिक्कत आती है। सर्कल तो ट्राइंगल तो ये तो यूक्लिड तो ऐसा ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल पोर्शन वहां पर ज्यादा मिला था, है ना, समांतर चतुर्भुज ये सारी चीजें। तो और 10th क्लास में ज्योमेट्रिकल पोर्शन कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होने के कारण 10th क्लास ज्यादा आसान है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ लिए थे और हम ये मान रहे हैं कि आपने 9th क्लास पढ़ाई नहीं है। ये भी बात याद रखिए आप। मान लिया जाए कि आप केवल 8th क्लास पास हुए हो और डायरेक्ट आप 10th क्लास में पहुंचे हो, ठीक है ना, और 9th क्लास में क्या था क्या नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी सारी बातें समझ में आएगी। बस ये है कि थोड़ा सा साथ साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी तो गारंटी दे रहा हूं कि आप साथ साथ में मेहनत करेंगे, 100 में से 100 नंबर कोई रोक नहीं सकता। बस प्लानिंग के साथ में और एक थोड़ा सा सिंसियर बन के साथ में पढ़ेंगे। नोट्स प्रोवाइड कराने के साथ साथ में असाइनमेंट देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नए नए क्वेश्चन आप लेके आया करिए, सर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, है ना, हमने तो ये ऐसा बना के देखा है तो बन नहीं रहा, तो उसमें आएगा फिर ज्यादा मजा, है ना। एडवांस लेवल के जब आप क्वेश्चन लेके आएंगे, सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो इस लेवल की हम यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा अगर हम इस पर एनालिसिस करें कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है 10th क्लास में। हमने संख्या पद्धति पढ़ा था 9th क्लास में। संख्या पद्धति में हमने संख्याओं के बारे में जाना था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, और मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने क्या किया, कुछ पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ के वहां पर छोड़ दिया था। और उसी परिमेय और अपरिमेय को और ज्यादा डिटेल में वास्तविक संख्या के रूप में यहाँ पर हमें पढ़ना है। आधी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी और फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है। यानी 9th क्लास का ही चैप्टर, ये भी 9th क्लास का ही चैप्टर है, ये भी 9th क्लास का चैप्टर है, ये भी, ये वाला 9th क्लास का नहीं है, ये थोड़ा सा नया चैप्टर है, ये वाला नया चैप्टर है। ये 9th क्लास में थोड़ा सा अलग टाइप का पढ़ा था, यहाँ पर दूसरी चीज पढ़ना है हमें। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन इसका 9th क्लास में है। त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति 9th क्लास में एकदम बिल्कुल बेसिक वाली चीजें पढ़ी थी हमने कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं और निर्देशांक तल क्या होता है ना, कार्टेशियन प्लेन और एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है और किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसका थोड़ा सा ऊपर जाना है हमें यहाँ पर। भाई 10th क्लास पढ़ रहे तो कुछ एडवांस तो जाएगा ना, 9th क्लास की अपेक्षा ऊपर तो जाएगा। तो जिस पर मैं ये सर्कल लगा रहा हूं ना, ये सारे के सारे चैप्टर 9th क्लास के, ये वाला नहीं है 9th क्लास का, ये वाला नहीं है, ये 9th क्लास से ही आगे गया हुआ है, ये भी 9th क्लास से ही आगे गया हुआ है, ये भी 9th क्लास, 9th क्लास, 9th क्लास, 9th क्लास। अब आप देखिए कितने चैप्टर बचे, केवल 2 चैप्टर यहाँ पर ये है और 1 चैप्टर ये है। ये दोनों मिला के एक ही चैप्टर है वास्तव में। क्या लिखा है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ परिचय यहाँ पर दिया हुआ है और उसके उपयोग कहां पर किए जाते हैं, ये दोनों मिला के एक ही चैप्टर है, ऐसा बोल सकते हैं।
तो घुमा फिरा के देखा जाए तो 3 कॉन्सेप्ट 10th क्लास के लिए नए कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी बातें पुरानी ही बातें, आगे चलना है। तो हम करेंगे 0 लेवल से, जैसे बहुपद पढ़ेंगे ना तो उसकी परिभाषा से ही स्टार्ट करेंगे, बहुपद क्या होता है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, वही से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए हमें यहां पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम ये वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पहला और दूसरा क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, जिसका किसी चैप्टर से संबंध नहीं है 10th क्लास में, ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसका भी दूसरे चैप्टर से संबंध नहीं है, ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, जिसका दूसरे चैप्टर से संबंध नहीं है, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। मतलब कोई भी चैप्टर आज की डेट में हम स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा, सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट है। जबकि 9th में ऐसा नहीं था, 9th में आपको सीक्वेंस से ही पढ़ना था कि अगला चैप्टर पिछले चैप्टर पर निर्भर करता है, क्लियर ना। तो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपना जब फाइनल टाइम टेबल बन जाएगा और अपना फुल फ्लेश में क्लासेस, मतलब मंडे मेरे ख्याल से अपन एक मीटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद में पूरे टाइम टेबल पर डिस्कशन करके फिर फुल फ्लेश में अपनी क्लास चालू करेंगे। अभी जस्ट हम देखते हैं यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में क्या बोला है। देखिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी अगर नाम आता है तो उस नाम के अंदर ही वो पूरे चैप्टर का सारांश छुपा होता है। क्या बोला है आप, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले, चर की बात की है और वो भी कितने, 2 चर, रैखिक समीकरण और युग्म, पूरे चैप्टर का सारांश इसी हेडिंग के अंदर छुपा हुआ है। पहली बात तो 2 चर की बात की है, तो जो राशियां होती है ना, राशि का मतलब क्या है, संख्याओं को गिनने के काम में यूज कर रहे हैं, किसी वस्तुओं को की संख्या को दिखा रहे हैं, 25 राशि है ना। इस प्रकार से जो भी राशि है ये 2 प्रकार की होती है वास्तव में देखा जाए तो। कौन सी, एक तो होती है चर और दूसरी होती है अचर। चर मतलब वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। नाम से बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है, चर मतलब चलायमान जो बदलता है चर, अचर जो अडिग हो, जो निश्चित हो, जो कभी बदलता नहीं है। पहले अचर को समझते हैं, जो कभी नहीं बदलता, जीवन में कभी नहीं बदलेगा वो। कहने का मतलब गिनती आपने पढ़ी है 1 2 3 4 डेज कंटिन्यू, लगातार अनंत तक आप गिनती लिख सकते, पढ़ सकते, बोल सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये 2, आपने पहली क्लास में भी इसको 2 ही पढ़ा और आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं और भविष्य में भी इसको 2 ही पढ़ेंगे। इसके मान में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है क्या, नहीं है। ये जो पेन है ना, ये पेन मेरे पास, इसकी जो लंबाई है ना, आज नाप लो चाहे स्केल से, चाहे कल नाप लो, चाहे परसों नाप लो, चाहे 10 साल बाद नाप लो। मैंने अगर इसको प्रिजर्व करके रख दिया, कहीं पर संभाल के रख दिया, 10 साल बाद इसकी लंबाई नापी तो फिर भी उतनी 12 सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर ही है। भाई बदल ही नहीं रहा इसका मान ही नहीं बदल रहा, तो क्या हो गया, अचर राशि हो गई। अचर नाम से क्लियर है, अचर ऐसी राशि जिसका मान अपरिवर्तित हो, यानी कि निश्चित हो, कभी नहीं बदलता। चर इसका उल्टा, जो समय के अनुसार बदल जाता है, स्थिति के अनुसार जिसका मान बदल जाता है। जैसे तापमान, कैलेंडर, दिनांक, समय, कई सारी चीजें हो सकती है। ये क्या होता है, बदलते रहता है। आज तापमान 28 डिग्री है, कल पता लगा थोड़ी सी गर्मी हो गई 30 डिग्री हो गया, परसों और थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो गई 32 हो गया, अभी तुरंत 28 डिग्री है, 28.7 डिग्री है, 5 मिनट बाद 29 डिग्री हो गया, और थोड़ा सा रात हो गई तो 25 डिग्री हो गया। तापमान क्या हो रहा, समय के अनुसार बदलते जा रहा है। एक्चुअल क्या होता है कि गणित पढ़ रहे हैं ना, हम गणित पढ़ रहे हैं। कैलेंडर क्या हो रहा, आज अलग दिनांक है, कल अलग दिनांक है, परसों अलग दिनांक है, समय अलग है भी,
कल अलग समय हो जाएगा, परसों अलग समय हो जाएगा, 5 मिनट बाद अलग समय हो जाएगा, पहले अलग समय हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। ऐसे कई सारी चीजें हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास में रबर है, इसकी लंबाई जितनी जितनी ताकत कम ज्यादा लगाओगे, स्प्रिंग इसकी लंबाई जितनी जितनी ताकत कम ज्यादा लगाओगे उतनी कम ज्यादा होती जाएगी, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा। आपने तालाब में तालाब पानी स्थिर है, स्थिर पानी है तालाब में, और तालाब के अंदर क्या किया, कंकड़ डाल दिया। कंकड़ डाल दिया तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से भौरे बनती हुई चलती है ऐसी। ये जो वृत्त बनते हुए जा रहा है, इसकी त्रिज्या क्या हो रही, समय के साथ में बदलते जा रही है। ये पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, और इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, ऐसे बढ़ते जा रही है। समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इसकी त्रिज्या बढ़ते जा रही है, परिधि भी बढ़ते जा रही है, क्षेत्रफल भी बढ़ते जा रहा है। इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, चर होगा। और आपने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, निश्चित वृत्त बना दिया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चाहे इसका क्षेत्रफल आज निकाल लो, चाहे कल निकाल लो, चाहे 10 दिन बाद निकाल लो, क्षेत्रफल क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अचर राशि हो गई। और ये क्या हो गया, कंकड़ डाल दिया, और जो वृत्त बढ़ते जा रहा वो क्या हो गई, चर राशि हो गई, है ना। मेरे ख्याल से चर और अचर की बात यहां पर हमने की। मुझे एक बात बताइए कि जब भी चर की बात, ये यहां तो ठीक है भाई, ये अचर है तो 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, लिखेंगे ही नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि ये क्या है तो आप बोलेंगे 4। आपको मैंने बोला कि तापमान कितना है, तो तापमान नहीं मालूम भैया कितना है, तो आप समय बताएंगे कि किस समय की बात कर रहे हैं, उस समय का मैं तापमान बताऊंगा आपको। तो मैंने बोला कि तापमान है, इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया। दिनांक कितनी है, डेट कितनी है, तो आपने बोल दी कि डेट क्या है, डी है। अब कौन से दिन की डेट की बात कर रहे हैं, किस दिन कौन सी तारीख थी, तो इसका मान क्या होगा, हर दिन में अलग अलग चेंज होगा, यानी कि ये क्या होगा, चर होगा। यानी हमने क्या कर दिया, इसको डी से प्रदर्शित कर दिया। समय है, समय को टी से प्रदर्शित कर दिया। ये टी डिग्री सेंटीग्रेड था, तापमान था, और ये क्या हो गया, समय टी से प्रदर्शित कर दिया। तो वास्तव में क्या होता है, जब हम गणित में हल करते हैं ना, तो जो चर राशियां होती है, तो चर राशियों को ऐसा स्पष्ट न लिख के अस्पष्ट लिखा जाता है। कैसे, एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, पी, क्यू, आर, एस, टी, ABCD, इनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अगर मान लिया जाए कि आपने पूछा मुझसे कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैंने कहा कि मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र है वो मोहन की उम्र से 3 वर्ष अधिक है। मैंने बोला कि मोहन की जो भी उम्र है उससे कितने वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। यानी कि मोहन की उम्र में मुझे 3 को जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि मोहन की उम्र पता करना पड़ेगा पहले कि मोहन की उम्र कितनी है, नहीं मालूम। तो मोहन की उम्र हम मान लेते कि भैया वो मोहन की उम्र तो मालूम नहीं है, तो मोहन की उम्र 3 वर्ष 100 वर्ष है, और उसमें 3 को जोड़ देंगे तो ये मेरी उम्र हो जाएगी। जो चीज नहीं मालूम उसको क्या करते हैं, हम चर के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो चर और अचर वाली बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। सिंपल सी बात है कि जिसका मान निश्चित होता है, जो कभी नहीं बदलता है, वो अचर रहेगा, और जिसका मान समय के अनुसार बदलते जाता है वो क्या होगा, चर होगा। क्लियर। चलिए, दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, तो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है इसके। ठीक है, कैसे उपयोग है, बहुत सारे। अगर मान लिया जाए कि आपने क्या किया, मार्केट में गए और आपने कुछ क्या खरीद लिए, कुछ क्या खरीद लिए, ये खरीद लिए, मान लिया जाए कि आम खरीद लिए कुछ किलोग्राम, और कुछ किलोग्राम क्या खरीद लिया, अमरूद खरीद लिए। मार्केट में गए और आपने ये खरीद लिया। अब दुकानदार से पूछा कि भाई हमने जो आम खरीदे है, कितने किलोग्राम आम खरीदे, 1 किलोग्राम आम खरीदे, और 2 किलोग्राम क्या खरीदे, अमरूद खरीद लिए हमने, कितना रुपए हुआ। तो दुकानदार ने बोला कि आप तो एक काम करिए, 200 रुपए दे दीजिए। आप कितने दे दीजिए, 200 रुपए दे दीजिए।
दूसरे दिन फिर और गए आप दुकानदार के पास में, आपने बोला कि अच्छा एक काम करिए, मुझे अब 2 किलो आम दे दीजिए और 3 किलो अमरूद दे दीजिए। और आपने अब दुकानदार से बोला कि कितना हो गया, तो उसने बोला कि 350 रुपये हो गया आपका पेमेंट। आपने कीमत कभी नहीं पूछी उससे, दोनों बार नहीं पूछी कीमत। अब आप घर पहुंच गए, दूसरे दिन भी पहुंच गए। पहले दिन दुकानदार से बोला था कि भाई 1 किलो आम और 2 किलो अमरूद दे दो, तो दुकानदार ने तो आपसे 200 रुपये ले लिए। और दूसरे दिन बोला कि 2 किलो आम दे दो और 3 किलो अमरूद दे दो, और आपने दुकानदार से बोला तो दुकानदार ने क्या किया, 350 रुपये ले लिए। अब आप घर पहुंच गए और हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा तुम 2 दिन से तो फल ला रहे हो घर में, आम क्या किलो लाए और अमरूद क्या किलो लाए, पूछेंगे ना पेरेंट्स हमसे। तो हम बोलेंगे नहीं हमने तो ये पूछा ही नहीं। तो फिर पेरेंट्स पिटाई लगाएंगे, बोलेंगे भाई नहीं मुझे तो बताओ, अब क्या पूछ के आओ या जानो ये जो सिचुएशन बनी है, इस हिसाब से कैसे हम पता करेंगे कि उसने आम का क्या रेट लगाया और अमरूद का क्या रेट लगाया। तो फिर हम क्या करेंगे, इस अध्याय का उपयोग करेंगे। हमें नहीं मालूम कि आम का रेट कितना था, आम का रेट कितना था, तो हम मान लेंगे कि इसका जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। किसका, आम का। ये इधर लिखता हूं मैं, आम का जो मूल्य था वो 100 रुपये था प्रति किलो, 100 रुपये प्रति किलो था। क्योंकि मालूम नहीं ना, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो चर संख्या हुई कि नहीं, जो चीज नहीं मालूम हो। और अमरूद का जो रेट है वो मान लेते हम Y रुपए है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस स्थिति में, ये वाली स्थिति को भूल जाओ अभी आप। आम का 1 किलो का रेट 100 रुपये है और आपने 1 किलो खरीदा, तो क्या करेंगे आप, कितने के हो गए आम, 100 रुपए के हुए कि नहीं। अरे भाई क्या है, आप मान लिया जाए कि मार्केट में गए और एक चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट कितनी खरीदी, 3 चॉकलेट खरीदी आपने, और एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है। तो 3 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा, तो 3 गुणित 5 करेंगे कि नहीं, आप दोनों का गुना करेंगे कि नहीं। तो सेम ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका और इसका गुना करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आम मैंने कितने रुपए में खरीदे। तो 1 गुणित 1 ये हो गया। अच्छा, अमरूद का 1 किलो का दाम Y रुपए है और आपने 2 किलो अमरूद खरीदे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का Y में गुना करना पड़ेगा, तो 2Y हो गया। और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा, तब आपको इसका दाम पता चलेगा। सही बोल रहा हूं मैं भाई, आम इतने रुपए के हो गए, अमरूद इतने रुपए के हो गए 2 किलो, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 200 रुपये आना चाहिए। सेम इसी प्रकार से जब दूसरे दिन गए तो आपने क्या किया, 2 किलो आम लिए, 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए, 2x, और 3 किलो अमरूद ले लिए, तो 3Y हो गए, 3 का Y में गुना, और दोनों को जब जोड़ दिया तो 350 रुपए हो गए। बस काम हो गया अपना। अब क्या करेंगे, हम इनको हल करेंगे, और हल करना अभी हमें आता नहीं है, और ये जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम इसको हल करके ये बता सकते हैं कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, ये बता सकते हैं। तो काम की चीज हुई कि नहीं हुई। कई बार आपने वो बुजुर्ग आदमियों से देखा होगा, अपने दादा दादी से सुना होगा कि ऐसा हो गया, इतने आम खरीदे इतने के हो गए, फिर अमरूद खरीदे इतने के हो गए, अब बताओ आम का मूल्य कितना है और अमरूद का मूल्य कितना है। ऐसा फिर हम उलझते रहते हैं, वो गणित ही, घुमा फिरा के गणित, कहीं ना कहीं गणित लगता है उसमें। और गणित की अगर हमें विधियां आती है तो हम बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी नहीं होती है कि जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता है। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट आता। कहीं ना कहीं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म फंस ही जाता है, उसमें उसकी जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। और उसका कारण भी है कि ये इसका अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम। यहां पर बोला 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, हो सकता है कि 100 हो, 100 और y हो, 2 चर है, कोई ना कोई लेना पड़ेगा हमें। हो सकता है PQ हो,
हो सकता है यू भी हो, ऐसा कोई ना कोई दो चर होगे, कोई ना कोई दो चर होगे। देखिए चैप्टर बनाते जा रहा हूं मैं, चैप्टर में जो बोला है वो दो चर वाले रैखिक, रैखिक बोला है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है रेखा, कौन सी? सरल रेखा। याद रखना जीवन भर, रैखिक का मतलब होता है सरल रेखा, सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब बिल्कुल सीधी रेखा, जिसका न तो प्रारंभ है न तो अंत है, इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी एक सीधी रेखा हो सकती है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। और ये बात याद रखना कि रेखा जब भी बनेगी तब चर की घात सिर्फ एक रहेगी, बस इतना जीवन भर याद रखना है, ठीक है? ये एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए पूछा जाता है। रैखिक समीकरण क्या है? दो चार समीकरण दे दिए जाएंगे, कहीं पर 100 की घात 2 रहेगी, कहीं 1 रहेगी, कहीं 3 रहेगी। तो याद रखना जब चर की घात क्या होती है? 1 होती है, तब रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, बस इस बात को याद रखना। रैखिक समीकरण जीवन में कब मिलेगा हमें? जब चरों की घात केवल 1 रहेगी तब। देखिए इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, और आपको मैथ्स में मालूम है कि किसी की भी घात, जैसे मतलब मैंने 2 लिखा तो 2 की घात तो 1 तो है ही, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ही बाय डिफॉल्ट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आई बात समझ में? घात को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक? तो इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, अगर इस रूप में बनाएंगे तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, दोनों चर। मैं 3 उदाहरण लेके चल रहा हूं एक साथ, 3 समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, दो चरों वाले रैखिक, यानी कि दोनों की घात क्या है? 1, यहां पर भी दोनों की घात 1, यहां पर भी दोनों की घात 1, दो चरों वाले रैखिक हो गया समीकरण। बस ये महत्वपूर्ण है, समीकरण मतलब समान, समान का मतलब तराजू। तराजू जानते हैं ना? तराजू जो सब्जी वगैरह खरीदते हैं हम, किराना वगैरह सामान खरीदते हैं, उसमें भी जो शक्कर वगैरह नाप के देते हैं, सब्जी वगैरह नाप के देते हैं, है ना? तराजू। 2 पल्ले होते हैं, एक तरफ बाट रखा जाता है, दूसरी तरफ सामान रखा जाता है। तराजू में क्या होता है? दोनों पक्ष जब बराबर होते तभी सामान दिया जाता है ना, कि हाँ बराबर 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो आलू ली और ये लो 1 किलो आलू, दोनों काटा बराबर जब ऐसा रहेगा तब बराबर रहेगा। कहने का मतलब जब भी आपको गणित में समीकरण दिखेगा यानी बराबरी का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, बस ये बात याद रखना, बराबर। और गणित में जब भी बराबर होता तो एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। देखिए समीकरण हो गया, और युग्म की बात की है, जो भी हमने यहां पर बात की है, जैसे मान लिया जाए 100 y किया तो 100 y और इज इक्वल टू रहेगा ही रहेगा। यहां पर u v है तो u v, यहां पर अगर मान लिया जाए पी क्यू है तो पी क्यू। एक ही बात करते हैं अभी, मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात करते हैं। दो चरों वाली बात की है तो 2 चर है, हाँ है। रैखिक वाली बात की है तो इसकी घात 1 है, हाँ है। समीकरण की बात की है तो बराबरी का चिन्ह है, बिल्कुल है। और युग्म की बात की है तो 2, ऐसे 2 बार। इनके साथ में कोई अचर संख्या हो सकती है, इसके भी साथ में कोई अचर संख्या हो सकती है, और यहां पर भी अचर संख्या हो सकती है, ठीक है? अचर संख्या, और दोनों के बीच में प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। यहां पर भी ये इसके साथ कोई अचर हो सकता है, इसके साथ में भी कोई अचर हो सकता है, इसके साथ में भी कोई अचर हो सकता है। जो ए बी सी दिखाई दे रहा ना, यहां पर कोई भी अचर संख्या हो सकती है, 3 5 7 9 11 ऐसा। दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब 2 समीकरण है तो ये पहला समीकरण इसलिए A1 B1 और C1 ले लेते। क्यों लिया भाई? पहला समीकरण है ना, इसलिए 1 1 1 से प्रदर्शित किया मैंने इसको, और ये दूसरा समीकरण है इसलिए 2 2 से प्रदर्शित कर दिया। ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। कोई समस्या है क्या यहां तक? बस पूरा चैप्टर जो पढ़ना है आपको बस ऐसा ही दिखेगा, ऐसी ही चीजें दिखेगी आपको, इसके अलावा कोई चीज नहीं दिखेगी। हाँ,
ये हो सकता है कि ये इधर आ गया तो इधर कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस ऐसा हो सकता है। लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो प्रश्न का, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा भाई? हमने क्या मालूम है, ए बी और सी की जगह तो अचर संख्या रहेगी। चर कौन है? एक्स और वाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चर है जिसके मान हमें नहीं मालूम तो उसी के मान पूछे जाएंगे, एक्स और वाई के मान पूछे जाएंगे आपसे, बस। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। और हल कैसे करेंगे, बस इसी बात को अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हल कैसे करना पड़ेगा? तो एक तो आलेख विधि है, आलेख विधि से हल कर सकते हैं हम, आलेख विधि। और वो विधि क्या होती है, ये बात हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। दूसरी बात, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इस बात को सीखना है। तीसरी बात, प्रतिस्थापन हो गया। तीसरी बात विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथी बात हमें सीखना है वज्र गुणन विधि, कैंची विधि जिसको बोला जाता है, या तिर्यक गुणा विधि कहा जाता है, वज्र गुणन विधि। बस ये चार विधि अगर हमने सीख ली तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, ठीक है ना। ये चार विधि सीख ली तो चैप्टर अपना खत्म हो गया, ये बात मान लीजिए आप। अब देखिए, मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी, जो भी क्वेश्चन दिखेगा ऐसा ही दिखने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, 3x + 2y = 7 और 5x - 3y = 8। ये रेखिक समीकरण है या नहीं है, मुझे एक बात बता दीजिए। रेखिक समीकरण युग्म है या नहीं है? तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स की और वाई की घातें कितनी है? एक एक है, यहां पर भी 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 एक है। कहीं पर भी दो नहीं होना चाहिए, चारों में से कहीं पर भी दो नहीं होना चाहिए, तीन भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए बस। कुछ नहीं लिखा मतलब एक है ही, हमें मालूम है कि कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। चलिए ठीक है, हमने देख लिया कि सबकी घातें कितनी है, एक है, इसका मतलब रेखिक है। ये सब में बराबरी का चिन्ह लगा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि समीकरण भी हो गया। दो दिए हुए हैं इसलिए युग्म भी हो गया। और दो चर दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई, हाँ है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है, अदरवाइज इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। भाई परीक्षा में थोड़ी मालूम रहेगा हमें कि इस चैप्टर का है कि कौन सी चैप्टर का है, तो पहचान लिया हमने कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा, 5x - 2y - 7 = 0 और 9x + 3y + 9 = 0। इस चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है? सारे चरों की घात एक एक है ना? हाँ है, समीकरण है ना, सब में तो बराबरी का चिन्ह लगा है, भले राइट हैंड साइड में 0 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है, और दो चर है, हाँ है ना, दो चर, एक्स और वाई, एक्स और वाई, और युग्म मतलब दो समीकरण है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये अचर राशियां इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, आपको क्या दिक्कत है? इधर दे दी तो आप चाहो तो इधर कर दो भाई, -7 यह है तो इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, +9 इधर है तो इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, बराबरी की इधर उधर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये रेखिक समीकरण है। अब बताना रेखिक समीकरण है या नहीं है, ये रेखिक समीकरण है या नहीं है, चेक करना है हमें। दो चर दिखाई दे रहे हैं, हाँ है ना, एक और ये दो चर है, बिल्कुल सही है। रेखिक मतलब सभी की पावर एक एक ही है ना, हाँ है ना, एक एक पावर है सबकी। बराबरी के चिन्ह लगे हैं ना दोनों में, हाँ लगे हैं, कहीं पर भी लगा हो बराबरी का चिन्ह, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में होना चाहिए, हाँ है। और युग्म मतलब दोनों है ना, हाँ है, तो रेखिक समीकरण का क्वेश्चन है। बच्चे इसी में घबरा जाते हैं, अरे नहीं ये तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा तभी रेखिक समीकरण होगा, ऐसा रहेगा तभी होगा, या ऐसा रहेगा तभी नहीं, अब नहीं है रेखिक समीकरण,
ऐसा नहीं है, आपको पहचानना है ना रेखिक समीकरण होने के लिए क्या आवश्यक है रेखिक समीकरण। दोनों में दो दो चर है, हाँ है ना, दोनों में दो दो चर है। चलिए, सबकी पावर एक एक है, हाँ है, दोनों में बराबरी के चिन्ह लगे हैं, हाँ रेखिक समीकरण है। युग्म में भी है, दो समीकरण दिए तो है रेखिक समीकरण। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रेखिक समीकरण युग्म है क्या। यहां पर तो एक घात है, यहां पर भी एक घात है, यहां पर भी एक घात है, लेकिन यहां पर दो घात हो गई, इसलिए रेखिक समीकरण ये वाला तो है लेकिन ये वाला नहीं है ना, तो फिर युग्म नहीं होगा ना। आई बात समझ में। यहां y स्क्वायर आ गया ना, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म नहीं है। ठीक, ये पहचान होती है मेरे ख्याल से। अब रेखिक समीकरण पहचान लेंगे हम, चाहे तुम भैया कैसा भी घुमा के दे दो, अब तो है ना, हम रेखिक समीकरण को तो पहचान ही लेंगे कि ये है या नहीं है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि दो दो समीकरण क्यों दे दिए भाई। यहां पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दो दो समीकरण क्यों दे दिए। इससे पहले तो नहीं देखा था हमने दो दो समीकरण एक साथ में, एक ही क्वेश्चन में दो समीकरण दे दिए, क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई दो समीकरण देने की। एक में काम नहीं चल रहा था क्या, तो नहीं चल रहा था काम, क्यों, हमारे पास में चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या 2 है, तो समीकरण भी कितने होना चाहिए, समीकरण भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए कम से कम, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तब इसका अद्वितीय हल हो सकता है, हो सकता है। फिर से और एक बार देखना, मैं क्या महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये वाली बातों में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितने चर रहेंगे उतने कम से कम समीकरण होना आवश्यक है, तब इसका अद्वितीय हल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है, बस अभी भी गारंटी नहीं है, बस हो सकता है, होगा भी या नहीं भी होगा वो अलग बात है। अब कंफ्यूजन तैयार हो गया है ना, ये क्या बोल दिया भाई, अद्वितीय हल क्या बोल दिया यहां पर, ठीक है ना। अब समस्या अगर आना चालू हो गई, सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि दो समीकरण है, दो समीकरण है और दो चर है, तब इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। ध्यान देना इधर, अब महत्वपूर्ण बात, हमारे पास में केवल एक ही समीकरण है, तो क्या इसके हल हो नहीं सकते, क्या हो सकते ना, अभी भी हो सकते हल। दो चर है और एक ही समीकरण दिया है, फिर भी हल हो सकते। कैसे हो सकते, मैंने क्या किया, y बराबर से 0 रख दिया, 0 रखने पर x और y के मान क्या आएंगे ये देख रहा हूं मैं। देखिए जहां जहां पर आपको y बराबर से क्या रख रहा हूं मैं, 0 रख के देख रहा हूं। अब क्यों सर 0 ही क्यों रखा, आपकी जो मर्जी है वो रख दो, ऐसी बाउंडेशन नहीं है, मैंने मेरी मर्जी हुई कि मैं 0 रख के देखता हूं, इसमें क्या होगा। जहां y है वहां पर 0 रख दीजिए, तो 2x यहां पर है ना y, 3y इज इक्वल टू 6, जहां पर y है वहां पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो 2x 3 गुणित 0 0 और बराबर से 6, 2x इक्वल टू 6। याद रखना बराबरी का चिन्ह है, इधर जब गुने वाली चीजें रहती है और गुने वाले को अगर उधर ले जाना है तो हमेशा तिर्यक गुना होके जाती है नीचे, ये बात याद रखना जीवन भर, ठीक है ना। जब गुने वाली संख्या रहती है वो हमेशा नीचे जाती है, और जब प्लस या माइनस वाली होती है संख्या वो हमेशा राइट हैंड साइड में जाती है, इस बात को याद रखना। ये क्या गुने में है तो हमेशा क्या जाएगी, नीचे जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, y का मान कितना रखा, 0 रखा, तब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान 0 रखा तब x का मान 3 आ गया। चलिए ठीक है। अब
एक से बराबर से 0 रख के देखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? x का मान 0 रख के देखता हूं। देखिए जहां जहां x है ना, 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यही का यही मैंने यहां पर लिख दिया। जहां x है वहां पर क्या रखना है? हमें 0 रखना है। यहां पर क्या रखना है? 0 रखना है। गुना है ना, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब गुना है, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब गुना होता ही है। तो ये कितना हो गया? 0। तो क्या बचेगा? 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसके बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, गुने वाली चीज कहा जाती है हमेशा नीचे। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये 2 बार कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। y का मान 5 रख के देखता हूं, कुछ भी रख दो, दुनिया की जो संख्या रखना है। मैं थोड़ा सा आसान तरीके से जो कैलकुलेशन में आसान बैठ रहा हूं वो वाला देख रहा हूं। यहां पर y का मान 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y का मान 5 रख के देख रहा हूं मैं, तो 2x प्लस 3 गुणित 5 और बराबर से 6, 2x धन 5 तिया 15 बराबर से 6। याद रखना ये पद है, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। जब भी पद राइट हैंड साइड में जाता तो इसका चिन्ह बदल जाता है और बगल में जाता है, बस ये बात याद रखना। देखिए 2x ये पद है, ये पद पर हम अलग से भी समझेंगे अभी। ये पद है, पद जब भी इधर की ओर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 6 माइनस 15, और इसमें से 15 में से 6 को अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, कितना हो जाएगा? 9 हो गया। और ये क्या हो गया? 2x, तो 1 से बराबर से कितना आ जाएगा? 9/2, और ये हो जाएगा 4.5। 9 को 2 से भाग दिया जाए तो 4.5। अब देखिए x y का मान कितना रखा मैंने? 5, तो x का मान कितना आ गया? 4.5। हो क्या रहा है यहां पर? x का मान बदल रहे हैं आप, y का मान नया मिलते जा रहा। y का मान चेंज कर रहा है, x का मान बदलते जा रहा है। कहने का मतलब हमारे पास में जैसे जैसे x का मान बदलते जा रहा है वैसे वैसे नया y का मान मिलते जा रहा है। तो ये क्या है? इसके हल है, समझे? समझे? ये क्या है? इसके हल है। ध्यान देना इधर, ये वाला हल है, ये वाला हल है, ये वाला हल है इस समीकरण का। कितने हल हो गए? जितने मान रखते जाएंगे, मान रखते जाओ हल निकलते जाएंगे, मान रखते जाओ कभी खत्म नहीं होगा, जीवन भर मान रखते जाओ, जीवन भर हल मान निकलते जाएंगे। यानी कि अनंत हल हो गए, अनंत हल। कितने हो गए? अनंततः अनेक हल हो गए। अगर एक समीकरण है और एक से ज्यादा चर है तो आपके जो हल हो गए वो क्या हो गए? अनंततः अनेक हल हो गए। ये बात याद रखना। मतलब हमें तो एक हल चाहिए था, तो एक हल के लिए कम से कम आपके पास 2 समीकरण होना चाहिए, तब हो सकता है कि इसका एक हल होगा। गारंटी नहीं है। और वो कैसे होगा तो उसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें, है ना? पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये सारी विधियां हमें पढ़ना है। सिर्फ अभी हमने केवल इतनी बात समझी है कि केवल एक हल, एक समीकरण अगर रहेगा तो उसके हल कितने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हैंड रेज कर लीजिए सोनू सर। अच्छा सोनू सर, ये बताइए, बच्चों से बात कराइए जरा। यस सर। बेटा समझ में आ रहा? यस सर। केवल अगर मान लिया जाए कि केवल एक ही समीकरण है हमारे पास में, केवल एक समीकरण है, तो इसके हल कितने हो गए? अनंत हल हो गए। हाँ, और जब 2 समीकरण रहेंगे तब अनंत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनंत हो गए नहीं फिर 2 समीकरण रहेंगे, तो अनंत भी हो सकते हैं और द्वितीय भी हो सकते हैं, है ना? और नहीं भी हो सकते हल। ये तीनों स्थिति आएगी इसमें, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। बस इसी बात को तो अपने को सीखने के लिए कि कैसे हो सकते भाई। अभी इच्छा जागृत हुई ना कि ये कैसे हो गए भाई। कभी अनंत बोल रहे आप, कभी अद्वितीय बोल रहे। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही हल, कभी कुछ होगा तो उसके लिए हमें फिर ये विधियों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना?
हाँ, तो ये बात समझ में आई कि इसके अनंततः अनेक हल होंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने अनंततः अनेक हल जो होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मालूम है? हमने ये जो ज्ञात किया ना, ये वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप x का मान 3 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझिए आप इसकी। हमारे पास में क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। यदि आप x का मान 3 और y का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या होने वाला है चमत्कार, ये देखिए आप, x का मान 3 और y का मान 0 रखने के बाद में क्या होगा, इसमें 2x प्लस 3y है इज इक्वल टू 6 है। हम क्या करते हैं, x के जगह 3 रख देते हैं और y के जगह 0 रख देते हैं। तो 3 दूनी 6 और प्लस 0 इज इक्वल टू 6, और 6 और 0 कितना होगा, 6 और 0 6 और बराबर से 6। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों हमेशा बराबर होगा, संतुष्ट होगा। इसको बोलते हैं संतुष्ट होना। अगर जब बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे संतुष्ट नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं, यानी कि संतुष्ट नहीं हो रहा। अब बराबर है तो हम बोलेंगे कि संतुष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान आप 0 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो भी संतुष्ट होगा। मान अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि 6 ही आएगा। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था, x का मान 0 और y का मान 2 रख के देखता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 और इज इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस 6 और इज इक्वल टू 6, तो 6 बराबर से 6, दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है। इसीलिए संतुष्ट होने के कारण ही इसको हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इसके हल है, इस समीकरण के हल है। क्लियर ना? यस सर। हाँ चलिए, मेरे ख्याल से हम ये बात समझ चुके हैं कि रेखिक समीकरण होते क्या है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं और इसके युग्म क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है तो हम इसको पहचान सकते हैं कि ये रेखिक समीकरण है या नहीं है। अब ध्यान देना इधर, ये रेखिक समीकरण है या नहीं है, थोड़ा सा सोच के बताना। ये रेखिक समीकरण युग्म है या नहीं है, सोच के बताना जरा। हाँ, इस चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है, ये है? हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, चरों की घात 1 1 है। चलिए ठीक है, बढ़िया काम हो गया ये। इसके गुणांक अचर है, हाँ ये भी बढ़िया काम हो गया, अचर है ये सारी संख्या है, अचर संख्या दिखाई दे रही है। और बराबरी का चिन्ह भी है, इसलिए समीकरण है, दोनों में बराबरी का चिन्ह है, समीकरण है। और युग्म है, 2 दिए हुए मतलब युग्म है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। चलिए अब देखिए, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में अभी हम समझ चुके हैं, है ना। चैप्टर का ही नाम है और उसको लीनियर यानी कि रेखिक समीकरण मतलब इक्वेशन, और 2 वेरिएबल यानी कि 2 चरों वाले समीकरण, युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये लिखा है, पेयर मतलब युग्म, ऐसा। तो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, हमने इस बारे में समझ चुके हैं। देखिए यहां पर 2 चीजें है, समीकरण लिखा है केवल, यहां पर केवल समीकरण लिखा है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण है ये। युग्म बोला गया नहीं, इसलिए 2 चरों वाला रेखिक समीकरण ये होगा। युग्म बोला तो फिर a1 एक्स प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 और a2 एक्स प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। दो जोड़ी जब रहेगी ना, तो यहां पर युग्म लग गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो जब 2 साथ में रहेंगे तब युग्म बोला जाएगा।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय। वास्तव में क्या होता है, जब युग्म होता है ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दोनों को जब मिला देंगे हम, मतलब दोनों को एक साथ बात करेंगे हम, युग्म बोलो चाहे, जब दोनों को एक साथ में जब हल किया जाता है तो इसको बोला जाता है निकाय। क्या बोला जाता है? निकाय। अब ये अकेला नहीं रहा, ये जोड़ी हो गई, तो ये पूरे जोड़ी को बोला जाता है निकाय। ये पूरा जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये पूरा निकाय है ये। ठीक है, जब भी निकाय की बात की जाएगी इसका मतलब युग्म की बात की जाएगी। तो युग्म नहीं लगाना आपको, तो निकाय बोल दीजिए आप। इसका जब हल ज्ञात होगा ना, आपको पता चलेगा कि x का मान 5 है और y का मान 7 है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि अतः निकाय का हल x बराबर से 5 और y बराबर से 7, क्योंकि ये जो हल है वो एक समीकरण का थोड़ी है, ना तो इसका है ना तो इसका है, ये दोनों का साथ में है ना, इसलिए बोलते हैं निकाय का हल। आई बात समझ में? निकाय का हल, निकाय मतलब दोनों जब समीकरण हमने हल किए तब ये मान आया, तो निकाय मतलब दोनों साथ साथ में चलते हैं, तब निकाय इसको कहा जाता है। इसका आलेख क्या होगा? आलेख क्या होगा? तो आलेख बनाने के लिए हम अभी सीखेंगे कि आलेख होता कैसे है, और इसको और ज्यादा डिटेल में हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम हल कैसे होते हैं। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, हल यहां पर हमें देखना है। अभी समझते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। चलिए ठीक है, और ये अब बात यहां पर ये आ गई है। चलिए, मेरे ख्याल से हैंड रेस करिए जरा वेदानंद सर के यहां से। हेलो, हाँ बेटा, समझ में आ रहा वेदानंद सर के यहां से? यस सर। समझ में आ रहा बेटा? जी सर। आपने पहले भी क्लास अटेंड की थी क्या? जी सर, पढ़े थे आप ही का बैच से। चलिए चलिए ठीक है, ये सोनू सर के यहाँ से एड्रेस करना। हाँ, आवाज आ रही है सोनू सर के यहाँ से? हेलो। हाँ, इतना टाइम क्यों लगता है एड्रेस करने में? क्या नहीं, ये एड्रेस करने में इतना टाइम क्यों लगता है आपको? सर टाइम नहीं लगता है सर, मतलब क्या था ना, पहले ही से हैंडरेज इस पे शो कर रहा था, तो इसीलिए सर हम सोचे कि हैंडरेज नहीं तो बोलते हैं, तो बोले तो आवाज नहीं गया होगा सर, इस पे शो कर रहा था सर। हाँ। अच्छा, समझ में आ रहा बच्चों को? बच्चे से बात कराइए, बच्चों से बात कराइए। यस सर। मजा आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो अब क्या है आपको, अपन क्या कल की क्लास में मिलेंगे कितने बजे? क्यों कितने बजे? 4 बजे 4:30 पर लगा दे? 4 बजे लगा दे क्लास, बताइए। 4 पर लगाए या 4:30 पर लगाए, बताइए। 4:30 पर लगाए क्लास, 4:30 है ना? कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी अपनी। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे कि a1x प्लस b1y बराबर से c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्यामितीय का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा ना कि ये दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होता है ये, तो ज्यामितीय में हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ज्यामितीय मीनिंग क्या होती है, ये बात समझेंगे हम। और इसका जो हल होता है, हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो जो मैंने 4 विधियां लिखाई थी यहां पर कि 4 विधियां हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, उसमें से एक विधि पर हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और दूसरी बात, ये जो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम होती ना, ये वाली, इन प्रॉब्लमों से समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ये बात को भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। बिल्कुल आसान काम है, मतलब एक ट्रिक पर डिस्कशन करेंगे, उससे सारे क्वेश्चन की हम समीकरण कैसे बनाते हैं ये सारी बातें सीख लेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल कितने 4:30 पर ना? यस सर। 4:30 पर मिलेंगे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? और कोई बात अगर डाउट अगर रहता है तो डाउट पूछ लिया करो आप लोग।
आज की क्लास में कुछ डाउट नहीं सर। नहीं? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि और कहाँ इसका यूज किया जा सकता? ये समीकरण वास्तव में एक्स और वाई ही क्यों लिखा भाई? जहां जितने भी मैंने एक्स और वाई लिखे ना, आपको ऐसा लगता कि अरे यार एक्स और वाई ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो आप यू और वी लिख दो। हाँ, चाहे पी और क्यू लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है, है ना? आर एस लिख दो, आर एस, टी लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, जो लिखना है वो लिखो। बस चर के रूप में कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। सामान्यतः क्या ये थोड़ा सा लिखने में और समझने में और ये पॉपुलर है, इसलिए हम एक्स और वाई यूज करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आपको जब क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो कभी पी यू वी दिखेगा, कभी पी क्यू दिखेगा, कभी आर एस दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं इसमें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होने के लिए जो मैंने बताया कि क्या आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, और a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर ये ब्रैकेट लगा दो या तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, ये नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या हुआ? अकेला a1 0 हो सकता है, मतलब अगर मैंने केवल इतने को हटा दिया ना तो भी ये रैखिक समीकरण है। आप बोलेंगे कि सर अब तो ये इस समीकरण से एक से गायब ही हो गया, केवल एक ही चर है इसमें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। आप सोचेंगे कि ये वाला 0 हो जाए, a1x इज इक्वल टू c1, अभी भी रैखिक समीकरण है। दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ये भी अगर नहीं रहेगा तो चलेगा, अभी भी रैखिक समीकरण है ये। हाँ, दो चर वाला नहीं है लेकिन रैखिक समीकरण है। ये भी अगर 0 हो जाएगा और ये 0 नहीं होगा तो चलेगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। बस यही आवश्यक है। कई बार पूछा भी जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होने के लिए क्या अति आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, तो ये वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब a1 भी 0 हो गया, a2 भी 0 हो गया तो नॉट इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ने के बाद नॉट इक्वल टू 0। ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया, क्योंकि स्क्वायर लगाने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये साथ साथ में 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बात है। अकेला अकेला 0 हो सकता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक, ओके। कल मिलेंगे बेटा 6:30 बजे, है ना?